तो 6.1 क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट ध्यान से देखें। तो कॉइल जो है उसकी तरफ साउथ पोल जा रहा है मैग्नेट का, तो कॉइल का जो क्यू वाला एंड है वो साउथ बन जाएगा, अपोजिशन होएगी, तो ये वाला साउथ पोल बन गया, और जो अपोजिट एंड है वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाओ और फिर इन रिंग्स के अंदर अंदर उसको लेके जाओ, तो करंट आ कैसे रहा है? पी की तरफ से आएगा। देखो ये वाली जो आपके पास लास्ट वाला सर्कल बनता है ना, उसको देख लिया करो, ये ऐसे बन रहा है साउथ पोल में, ये पी है, बस लास्ट वाली रिंग को देखा करो, ऐसे बन रही है, ये क्यू है देखो। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज ऐसे तभी बनेगा जब यहाँ पी से करंट आ रहा होगा, ऐसे देखो, ये पी वाली लाइन से तभी क्लॉकवाइज आएगा। तो आंसर हमारा क्या होएगा? पी टू क्यू। अब इस वाले मैग्नेट में देखो, पी क्यू वाली कॉइल में एस पोल यहाँ पे जा रहा है, साउथ पोल, तो ये साउथ पोलैरिटी हो जाएगी। साउथ पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा तो करंट, जो कॉइल है वो ऐसे बनी हुई है देखो, तो पी से आया, ये ऐसे देखो पी, ये है ये लाइन, और ये ऐसे घूम के ऐसे बनी हुई है कॉइल, तो यानी पी से क्यू की तरफ आया और क्यू टू पी। क्लॉकवाइज बना के देखो, क्लॉकवाइज ऐसे होएगा। खुद को साउथ पोल पे कंसिडर करना है, तुम साउथ पोल पे बैठे हो, तुम्हें क्लॉकवाइज नज़र आनी चाहिए ये चीज़, तो ये क्लॉकवाइज होएगी। ये करंट यहाँ से अगली रिंग पे जाएगा, फिर अगली रिंग पे जाएगा, फिर अगली रिंग पे जाएगा, तो इसका आया पी टू क्यू, यानी क्यू टू पी। तो सेकंड वाली में जो डायरेक्शन है वो एक्स टू वाई, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो ये एंड साउथ होएगा, अपोजिट एंड नॉर्थ होएगा। हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट बनाया और देखा कि एक्स से करंट आएगा, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे वाई में चला जाएगा, ऐसे। ऑन क्लोजिंग दिस की करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे घूमेगा और इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। तो इस सामने वाली कॉइल में क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी? तो अगर हम इसको यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ सेंटर से इस वाली कॉइल की तरफ फेस करो अपना और देखो, सामने वाली कॉइल में जो डायरेक्शन है करंट की वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस वाली कॉइल में जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होएगी वो भी क्लॉकवाइज होएगी, क्योंकि अपोज करेगी। अगर ये साउथ पोलैरिटी है तो ये भी साउथ पोलैरिटी होगी, तो एक्स वाई जेड आंसर होएगा। वाई से एक्स, एक्स से जेड, तो वाई वाई जेड एक्स। देखना यहाँ से, यहाँ पे बैठो, आपके आमने सामने दो कॉइल्स होंगी, ठीक है, आप ये सेंटर पॉइंट से देख रहे हो, लेफ्ट साइड से, इस एक्स वाई जेड वाली कॉइल के लेफ्ट साइड से। तो आपके लिए ये कॉइल ऐसे है और ये कॉइल ऐसे है। इमेजिन करो आप यहाँ पे बैठे हो, फ्रंट से इसमें यहाँ से इस साइड से देख, जब ये जो डायरेक्शन है वो ये है, यहाँ से है, ऐसे आप यहाँ से इस कॉइल को देखोगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी ये, तो सामने भी क्या होएगा? ये डायरेक्शन होगी। अब इस तरफ घूमो, सिमिलर, बस आपने क्या करना होता है, सिमिलर डायरेक्शन बना दिया करो। सिमिलर क्यों? क्योंकि वो अपोज करेगा। अब इसको इस सिमिलर डायरेक्शन बना दी, अब आप यहाँ लेफ्ट से इसको व्यू कर रहे हो, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? वाई जेड एक्स आना चाहिए डायरेक्शन ना, वाई जेड एक्स। तो जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें एंटी क्लॉकवाइज आप सेंटर से देखो, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, जेड वाई एक्स, तो डायरेक्शन होगी जेड एक्स वाई। उल्टी बनाई है ना, एंटी क्लॉकवाइज दिखनी चाहिए। आप सेंटर से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज कैसे दिखेगी आपको?
ऐसे दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज। इधर ये वाली कैसे दिख रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। 9 12 6 12, ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगी। इस डायरेक्शन में बस आपको मेंशन, बस आप पहली वाली कॉइल में जो करंट, जो नियर वाला पोल है उसमें कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा। दूसरी कॉइल में अपोजिशन होएगी तो यहाँ साउथ पोल बनेगा, यानी यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आने के लिए करंट को ऐसे चलना पड़ेगा, एक्स टू वाई घूम के ऐसे जाएगा। अब करंट जो है वो इन डिक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। करंट अगर डिक्रीज हो रहा है इस करंट कैरिंग वायर में करंट डिक्रीज हो रहा है, तो जो इस सर्कुलर लूप में करंट इंड्यूस होएगा वो उसको डिक्रीज नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसके अपोजिट काम करता है। तो इंक्रीज होने के लिए वो इसके अपोजिट काम करने लग जाएगा, जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा। और स्टडी रेट बोल रहा है, सॉरी, स्टडी रेट का मतलब होता है कांस्टेंट रेट में, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, डी फाई कांस्टेंट हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो गया डी फाई, क्योंकि जो करंट है उसका बढ़ने का रेट क्या है, स्टडी रेट है। तो नो इंड्यूस करंट, नो इंड्यूस करंट। क्यों इंड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि रेट जो है करंट का वो स्टडी रेट है। करंट में चेंज नहीं होएगा तो फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होएगा। वैन, ये चीज़ें याद रखो, वैन की क्लोज अप्लाइड करंट इंक्रीजेज, हैंस जो नेबरिंग कॉयल है उसमें फ्लक्स भी इंक्रीज होने लग जाएगा, हैंस फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीजेज, सो इंड्यूस करंट फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा। फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। और जब हम की को रिलीज कर रहे हैं तो अप्लाइड करंट कम हो जाएगा, अप्लाइड करंट डिक्रीजेज, हैंस फ्लक्स भी डिक्रीज होने लग जाएगा। तो अब ये इंड्यूस करंट उसको डिक्रीज नहीं होने लगेगा, डिक्रीज नहीं होने देगा, तो सो इंड्यूस करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन। यही लेंज लॉ है। 6.2, using the Lenz law to determine the direction of induced current in the situation this: a wire of rectangular shape turning into the circular shape, irregular shape, रेक्टेंगुलर नहीं इरेगुलर शेप की है ये। ए वाला डायग्राम देखो, और इसको ऐसे, इसको सर्कुलर शेप में बनाना है। तो इसको सर्कल बनाने के लिए सारी साइडों को खींचना पड़ेगा ऊपर को। साइड को खींचने से एरिया बढ़ जाएगा, एरिया इंक्रीज होएगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा। अब फ्लक्स इंक्रीज होएगा तो जो इंड्यूस ईएमएफ है या इंड्यूस करंट है वो इस फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा, तो वो इसको इंक्रीज नहीं होने देगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जब क्रॉस फील्ड होती है तो किसी सर्कुलर लूप में किस डायरेक्शन में करंट होता है, थंब रूल लगाओ, क्रॉस की तरफ अपना अंगूठा रखो और उंगलियों को कर्ल करो, तो आपकी डायरेक्शन ये आएगी। जब क्रॉस फील्ड होती है तो किसी कॉइल में इस डायरेक्शन में करंट होता है, अप्लाइड करंट।
अब इनिशियली इस कॉइल में जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है। जब हमने इसका एरिया बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ा, तो एरिया बढ़ाने से फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, लेकिन जो इसके अंदर करंट जनरेट हो रहा होगा उस फ्लक्स को नहीं बढ़ने देगा, यानी वो ओरिजिनल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। ओरिजिनल डायरेक्शन क्लॉकवाइज आती थी, तो अब जो इंड्यूस करंट होएगा वो किस डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाएगा, क्योंकि वो फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा, उसके अपोजिट। फ्लक्स पहले करंट इनिशियली किस डायरेक्शन में होता है, क्रॉस वाली फील्ड में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जब हमने इसको खींचा तो जो करंट की डायरेक्शन होएगी वो क्या होएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और वी कैन फाइंड द डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपना थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन में रखो, तो जो आपका मिडिल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, और जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी, और ये करंट इंड्यूस करंट होएगा। तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो, किसी एक पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ये ए वाले पॉइंट पे लगाओ, थंब को एरो की तरफ रखो, एरो वो फोर्स है, जो एरो बने हैं वो क्या बता रहे हैं, फोर्स है, क्योंकि उस उधर को खींचना है, इसको सर्कल बनाना हमने इसको। तो आप एरो की तरफ ए वाले पॉइंट पे ये लॉ लगाओ, एरो की तरफ अपना थंब रखो, फर्स्ट फिंगर क्रॉस फील्ड की तरफ, क्रॉस किधर होती है, फर्स्ट फिंगर क्या बताता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस किधर होता है, बोर्ड के अंदर। तो आपकी जो मिडिल फिंगर होएगी वो इस डायरेक्शन में जा रही होगी, देखो। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ए से लेके डी सी बी, तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे भी आप निकाल सकते। तो इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, यस सर। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होएगा, किसी भी एक पॉइंट पे लगा लेना। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.3। अ लॉन्ग सोलेनॉइड 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया दिस। 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसका क्या मतलब हुआ कि ये 1 सेंटीमीटर पे 15 टर्न्स है, तो ये स्मॉल एन हो गया, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एरिया गिवन है आपको, प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू द एक्सिस। एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर एक स्मॉल लूप रखा हुआ है। इफ द करंट कैरिड बाय सोलेनॉइड चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये डेल्टा आई हो गया, डी आई हो गया, का चेंज इन करंट क्या होता है, डी आई। कितना टाइम लग रहा है, 0.1, तो ये डी टी हो गया। व्हाट इज द इंड्यूस ई एम एफ इन द लूप। अब आपको गिवन चीज़ों से पता चलेगा कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। सोलेनॉइड वाला फॉर्मूला ईएमएफ के टर्म में हमने क्या निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ, कितना ईएमएफ इंड्यूस होएगा। तो फॉर्मूला सबसे पहले फ्लक्स का लगाओ, डी फाई ओवर डी टी। अब डी ओवर डी टी, फाई को ब्रेक कर दिया, बी ए, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की डालेंगे तो डी ओवर डी टी म्यू नॉट एन आई ए। अब डी ओवर डी टी के साथ, डी डी सिर्फ आई के साथ, क्योंकि करंट में चेंज हो रहा है, तो म्यू नॉट एन ए डी आई ओवर डी टी लिख देंगे इसको। ये ईएमएफ का फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब आपको म्यू नॉट की वैल्यू पता होती है 4 पाई × 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स 15 दिए हुए हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर पे दिए हुए हैं, पर सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर पे 15 टर्न्स हैं तो 1 मीटर पे कितने होंगे, 1500 पर पंद्रह मीटर। सौ तो हमारा आंसर एन हो गया 1500। एरिया दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में करेंगे, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई होता है। और डी आई कितना है हमारे पास, 4 - 2, 2 करंट था पहले, 4 4 - 2 कितना होता है 2,
dt कितना है 0.1। सॉल्व करेंगे ईएमएफ का आंसर वोल्ट में आएगा। 6.4 अ रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ साइड दिस। तो एक लेंथ है और एक विड्थ है, तो एल ले लो 8 सेंटीमीटर और बी 2 सेंटीमीटर। with a small cut is moving out of the region of uniform magnetic field this 0 point, ये बी हो गया। directly normal to the loop, what is the EMF developed across the cut if the velocity of the loop is this? In a direction normal to the longer side and shorter side of the loop. How long does the induced voltage last in each case? लॉन्ग साइड 8 सेंटीमीटर है, शॉर्ट साइड कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो आप ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएं सीधा। अब आप मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्मल बनाओ, क्रॉस बना सकते हो या डॉट बना सकते हो। ये इस लूप के नॉर्मल है। सपोज करो फर्स्ट केस में मैं लॉन्गर साइड को मूव करवा रहा हूँ, तो लॉन्ग साइड को मैंने वी वेलोसिटी दे दी, कितनी दे दी है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अगर मूव करती है कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें मोशनल ईएमएफ होता था, फॉर्मूला होता है बी एल वी। तो बी है हमारे पास 0.3, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 100 करेंगे मीटर में, और वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो किस में चेंज करेंगे इसको, मीटर में करेंगे 10⁻²। पॉइंट आके एक नीचे 0 आ जाएगा, 8 और ये 3 0 ऊपर चली जाएंगी। 8 इंटू 3 कर लो सीधा, 24 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट में आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में इसको मूव करवाया जा रहा है, शॉर्ट वाली साइड को। तो ईएमएफ बी लेंथ की जगह विड्थ की हो जाएगा वी, तो बी 0.3, विड्थ कितनी है 2 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई 100 इंटू वेलोसिटी सेम है 10⁻⁻² हो जाएगा। 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻5 वोल्ट। अब निकालना है, ए पार्ट के लिए टाइम निकाल रहा हूं मैं। हाउ लॉन्ग भी पूछा था, टाइम ए पार्ट के लिए। ए पार्ट में मूव कौन कर रहा है, लेंथ। मूव कौन कर रहा है, लेंथ। तो डिस्टेंस जो चेंज होएगा किस में चेंज आएगा, लेंथ तो एज इट इज जा रही है ना, तो किस में चेंज आ रहा होगा, बी में। किस में चेंज आ रहा होगा, बी में। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी हो रही है, मतलब बेसिकली जब ये रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ मूव कर रहा है, तो शॉर्ट वाली साइड मूव कर रही है ना आउटर मैग्नेटिक फील्ड से। ये देखो, हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट इन ईच केस। तो अंदर रहेगी। तो टाइम का फॉर्मूला फर्स्ट केस के लिए b बाई वेलोसिटी, यानी 2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाई वेलोसिटी कितनी थी 10⁻², ये कट गया। वेलोसिटी 10⁻² है, इसको मीटर में कर रहा हूँ मैं सीधा, 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और बी पार्ट में टाइम का फॉर्मूला लेंथ डिवाइड बाई वेलोसिटी। बी पार्ट में कब तक रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, जब तक वो लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी। एल वाली साइड जब तक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगी, तब तक इस बी में क्या रहेगा, करंट। जब ये एल लेवल लेंथ बाहर आ जाएगी, तो जब तक ये बाहर नहीं आती तब तक करंट रहेगा, तो ही एल डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 10⁻², कट गया। इसका 8 सेकेंड, उसका 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5 अ 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक रॉड इज रोटेटेड विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी
ऑफ 400 रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा होता है, ये लेंथ है। अबाउट एन एक्सेस नॉर्मल टू, रोटेटेड बोला हुआ है तो रोटेशनल ईएमएफ लगेगी। पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टैक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग। A constant and uniform magnetic field, this is parallel to the axis, exists everywhere. Calculate the induced EMF between center of the ring. तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है मान लो इनसाइड द पेपर, अब इसमें एक रॉड है, ये रॉड है और ये ऐसे घूम रही है। तो जो रॉड की लेंथ होएगी क्या वही रेडियस होएगी, क्योंकि जो सर्कुलर लूप रहेगी ना जब रोटेट करेगी ये, तो वही रेडियस होएगी। तो रोटेशनल ईएमएफ, ये डेरिवेशन भी की थी हमने, फॉर्मूला क्या होता है रोटेशनल ईएमएफ का, E इक्वल टू हाफ बी एल स्केयर ओमेगा। रोटेट कर रही है, ओमेगा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाफ बी कितना है 0.5, लेंथ है 1 मीटर, ओमेगा है 400 रेडियन पर सेकंड, तो एल का स्केयर था ये 0.0, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से ये कट गया, 40 डेट इज 20 आ गया, तो ये 100 आंसर आ रहा है। 6.6, a circular coil of radius number of turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed for 50 omega per second in a uniform magnetic field. This obtain the maximum and average EMF induced in the coil. If the coil forms the closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of current, maximum power, average power बतानी है due to loss, average power loss due to the joule heating, and where does this power comes from। तो अब जो लूप है वो सर्कुलर लूप है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होएगी और वो सर्कुलर लूप ऐसे होएगी और वो अपने डायमीटर के अबाउट घूम रही है ऐसे, राइट से लेफ्ट फिर पीछे की साइड, ठीक है, इस डायमीटर के अबाउट वो घूम रही होगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, ये बी है हॉरिजॉन्टल, डायमीटर के अबाउट घूम रहा है, रेडियस गिवन है, इसका रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है इसमें 20, ओमेगा गिवन है 50 रेडियन पर सेकेंड। रजिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -2 और रजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम और एवरेज ईएमएफ। अब ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो रही है, इसकी रोटेशन की वजह से इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा और इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही होगी। और मैक्सिमम हमसे पूछी गई है, ये हमने एसी जनरेटर में भी पढ़ा था और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई ओवर डी टी, फाई का होता है बी इंटू ए डॉट प्रोडक्ट। जब कोई चीज़ रोटेट करती है तो डॉट प्रोडक्ट में लिखना है इसको, क्योंकि एंगल बनेगा डी ओवर डी टी बी ए कॉस थीटा। अगर कोई थीटा रोटेट कर रहा है ओमेगा से तो उसका थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा टी, ये हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो थीटा को ओमेगा टी डाल दो तो डी ओवर डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे, बी ए माइनस साइन भी होता है फॉर्मूले में,
माइनस बी ए, और नंबर ऑफ टर्म से भी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, चाहे लास्ट में कर लो, उससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि एन तो कॉमन है, एन भी बाहर आ जाएगा। कॉस का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और चेन रूल लगेगा ओमेगा का, दोबारा ओमेगा टी का ओमेगा हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ आ गया। अब आपको मैक्सिमम ईएमएफ बोला जा रहा है, तो ई मैक्सिमम, साइन हटा दो मैक्सिमम के लिए क्योंकि साइन मैक्सिमम 1 होता है, ई मैक्सिमम निकालना है तो साइन मैक्सिमम कितना होता है 1, साइन ओमेगा टी पूरा 1 है ई मैक्सिमम के लिए। अब आपको बी गिवन है 3 × 10⁻², एरिया निकल आएगा पाई आर स्क्वेयर से, और नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है 20, ओमेगा गिवन है 50। ये आ गया ई मैक्सिमम ए पार्ट। अब बी पार्ट में ई एवरेज बोला जा रहा है। मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी 1 होता है, और साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होती है। तो बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये जो एरो लगाए हैं मैंने इसे एवरेज बोलते हैं। साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 0 आ जाए। सी पार्ट में पूछा जा रहा है कितना मैक्सिमम करंट होएगा, तो आई का फॉर्मूला ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ मैक्सिमम ए पार्ट में आ जाएगा और रेजिस्टेंस आपके गिवन है क्वेश्चन में। और डी पार्ट में बोल रहा है पावर लॉस, पावर लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, और ईएमएफ और करंट की टर्म में हाफ ई मैक्सिमम आई मैक्सिमम, ये है पावर लॉस का फॉर्मूला। और ये लॉस, ये जो पावर लॉस है ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये कॉइल क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इस वजह से, रोटेशन की वजह से उसकी पावर लॉस होगी, क्योंकि उस पर क्या लगेगा, टॉर्क, और इस पावर लॉस की वजह से ही ये जो है घूम रही है, ये मतलब है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा था कि ये जो पावर लॉस है इसका सोर्स क्या है, ये कहाँ से कैसे मतलब पावर लॉस हो रही है। आप सीधा लिखोगे कि पावर लॉस इज प्रोड्यूस्ड बाय टॉर्क ऑन कॉइल, घूम रहा है ना ये, बाय एक्सटर्नल फोर्स। एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी ओवर अ साइकिल, एक साइकिल जो होता है वो 0 to T होता है टोटल, तो हम एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम, साइन ओमेगा टी का सम मतलब इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम, 0 to T, इंटीग्रेट कर दो, बाहर 1/T आ गया, साइन ओमेगा टी की इंटीग्रेशन होती है कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 to T डालना है, तो ये 1/T कॉस ओमेगा को क्या बोलते हैं, 2π/T इंटू टी माइनस कॉस 0, टी से टी कट गया, कॉस पाई 1 होता है और कॉस 0 भी 1, 1 - 1 0, हैंस साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू जो है वो 0 होती है। 6.5 क्वेश्चन, अ हॉरिजॉन्टल वायर 10 मीटर लॉन्ग, तो ये एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, फॉल कर रही है ये
की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, गिवन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है इस रॉड के, तो ऐसे होएगी वो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द लेंथ। और रॉड बी गिवन है हमारे पास, वी गिवन है, एल गिवन है। फर्स्ट पार्ट क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, फॉर्मूला लगेगा बी एल वी। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ इक्वल टू बी एल वी। एल पता है, बी पता है, वी पता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड रूल। जिधर को वी होता है उधर को फोर्स लगता है। तो आप फर्स्ट फिंगर को बोर्ड के अंदर, राइट हैंड यूज़ करो, बोर्ड के अंदर ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बताओ आपका मिडिल फिंगर किधर को चल रहा है, क्या वो वेस्ट टू ईस्ट है? सी पार्ट है कि वोल्टेज कहाँ पे हाई होएगा, किस एंड पे हाई होएगा। तो जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वोल्टेज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर चलता है। तो ईएमएफ ट्रेवल हायर टू लोअर, सीधा लिख देंगे ईएमएफ मूव्स हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो ईएमएफ वेस्ट पे ज़्यादा होगी क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो आंसर है वेस्ट इज एट हाई पोटेंशियल। 6.8 करंट फॉल्स फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये डी आई हो जाएगा। माइनस करके देखना है, 0 - 5 डी टी ये दिया है 0.1, ये डी आई माइनस करके देखो। इफ़ द एवरेज ई एम एफ 200 वोल्ट, एस्टिमेट द इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस एल। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा -L/di/dt। एल आ जाएगा, ई एम एफ गिवन है। तो ये 200 वोल्ट क्या हो गया, ई एम एफ हो गया। फॉर्मूला लग जाएगा E = -L/di/dt। 6.9 करेंगे। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस M है। इफ़ द करंट इन द वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20, तो डी आई आ जाएगा 20 - 0। डी टी दिया है 0.5 सेकेंड। वट इज़ द चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। तो फ्लक्स कितना चेंज होएगा वो फाइंड आउट करना है इस केस में हमने। तो M का फॉर्मूला d∅/dt, d∅/dt इक्वल टू होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इस वाले फॉर्मूले में ये लगा लो, डी प्रोपोर्शनल का साइन आगे क्या लगाते हैं, एम। तो एम आई, स्मॉल फ्लक्स है इसलिए स्मॉल करंट लेंगे, डी आई, इधर भी डी आई। म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा यहाँ से M = d∅/dt। क्वेश्चन नंबर 6.9।